मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज की अच्छी बात है जनाब कि नॉइस पोल्यूशन ना फैलाई जाए। जी हाँ, जैसे पिछले प्रोग्राम्स में हमने माहौल और सड़कों को साफ सुथरा रखने के हवाले से बात की और बताया कि किस तरह अपने इर्द गिर्द को साफ रखकर आप पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आलूदगी की, जो शोर से फैलती है और ख़ास तौर पर देखा गया है जब ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकती है तो हम इधर उधर का ख्याल किए बिना बहुत ऊंची आवाज़ में अपनी गाड़ियों में म्यूज़िक लगा लेते हैं, शोर करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी मस्जिद के पास या जहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाती है वहाँ पर भी हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों को अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कराने की उनको बड़ा शौक होता है और उसमें मफल्स लगा के उसको बहुत तेज़ी से आवाज़ें निकालना, ये सब कुछ फ़ज़ाई आलूदगी में आती हैं। सारी चीज़ें नॉइस पोल्यूशन में आती हैं। दुनिया भर में अगर बात की जाए तो शोर की आलूदगी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस खतरनाक बीमारी का सामना बड़े, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी को करना पड़ता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? शोर की आलूदगी की वजह से समात और जहनी दबाव जैसे मसाइल मुआशरे में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इंसान में समात की सलाहियत की जहाँ तक बात है तो बहुत ऊँची आवाज़ में कुछ सुनने से, किसी दूसरे को डिस्टर्ब करने से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा बहुत से लोग दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं, उनके लिए भी नॉइस पोल्यूशन बहुत हार्मफुल होती है। तो बिल्कुल आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज की ये अच्छी बात, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ डिफरेंट है आपके लिए, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, डेफिनेट शामिल हो सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और कॉल के ज़रिए हमारा जो सेगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम आगाज़ करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से। यस, कुछ चीज़ें जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसमें ट्रैफिक रूल्स हैं, जिनमें हम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी किस तरह करनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी चीदा हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लेन्स को किस तरह मेंटेन करना है, राउंड अबाउट पर ट्रैफिक को किस तरह से फ्लो में रखना है। बहुत से लोग ट्रैफिक फंसा कर खड़े हो जाते हैं, फिर रेस्क्यू को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम इंपॉर्टेंट घंटा है 10 से 11 का, जिसमें हम नज़र किस तरह तेज़ कर सकते हैं, दिमाग किस तरह तेज़ कर सकते हैं और कितना ये ज़रूरी है, अहम है हमारी बॉडी के लिए। ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। जी, और बिल्किस आप हमारे साथ होंगे और आपकी लाइव कॉल भी हम इस सेगमेंट में शामिल करेंगे और आपको अच्छी टिप्स बिल्किस आप बताएंगे। बहरहाल अभी हम शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे और भट्टी साहब वहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम सुखैरा साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुखैरा साहब, नॉइस पोल्यूशन का आप जिक्र कर रहे थे। यकीनी तौर के ऊपर नॉइस पोल्यूशन बहुत से मसाइल का बाइस बनती है, लेकिन शहर इक़्तिदार जहाँ पर सियासी घनगिरी तो काफ़ी रहती है लेकिन नॉइस पोल्यूशन बहुत कम है कंपैरेटिवली दीगर शहरों के मुकाबले में। इसलिए आपको ऑफ़र की गई थी कि आप इस्लामाबाद का विज़िट करें। उस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी आप इस चीज़ को एक्सरसाइज फील करने के लिए कि इस्लामाबाद का माहौल बहुत पुरसुकून है, कभी विज़िट कर सकते हैं, इस्लामाबाद के मेहमान बन सकते हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, इंशाल्लाह प्लान करते हैं रोज़ों से पहले। FI ज़बरदस्त जी। हमारा ये पहली जो टॉप स्टोरी हम अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अरसे से आलमी बिरादरी की भी, बहुत से मुल्कों के भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ अफराद यूरोप जाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जो रूट अडॉप्ट किया जाता है वो ईरान और तुर्की और यूनान के रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ आलमी तंजीमों की जानिब से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि आप अपने बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाइए। और FIA और वफाकी हुकूमत ने और वज़ारत दाखिले ने बहुत से इक़दाम किए भी सही, लेकिन इसके साथ हमें गाहे बगाए ये शिकायत भी मिलती हैं कि पाकिस्तान में भी गैर कानूनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ लोग दाखिल होते हैं, जो मुख्तलिफ माजी के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशत गर्दी की वारदातों का, दहशत गर्दी के वाक़यात का बाइस भी बने। तो FIA की जानिब से एक रिपोर्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, जो बॉर्डर के पॉइंट्स है, एयरपोर्ट्स की बात करें, मजमूई तौर के ऊपर 26 ऐसे लीगल पॉइंट्स है जहाँ से मुख्तलिफ गैर मुल्कियों को एक कानूनी चैनल के रास्ता अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल सकती है। और ये जो FIA के लीगल पॉइंट्स हैं, जो चेक पॉइंट्स जिन्हें कहा जाता है, यहाँ से कोई भी गैर मुल्की जिसने कानूनी तकाज़ों को पूरा ना किया हो वो पाकिस्तान में दाखिल किसी सूरत नहीं हो सकता। लेकिन FIA ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया है
कि इन चेक पॉइंट्स के अलावा कुछ बॉर्डर्स के एरिए हैं जहाँ से कुछ लोग अपने मज़मूम मकासद के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं, खिलाफ कानून पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समंदरी रास्ते को भी यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर के ऊपर दाखिल होने के लिए। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इस हवाले से FIA ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि इस मामले के ऊपर FIA का कोई कंट्रोल नहीं है। बॉर्डर से जो लोग गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके साथ जो समंदर के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर जो लोग दाखिल होते हैं, FIA उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। FIA ने अपने जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लेवीज़, उसके साथ FC और कुछ दीगर ऐसे इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो समंदर के ज़रिए से पाकिस्तान आने वाले गैर कानूनी तौर के ऊपर अफराद को रोकें, और कुछ बॉर्डर्स के अगर पॉइंट से भी पाकिस्तान दाखिल होते हैं तो उनका रोकना उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ FIA ने एक और मामला इसी अपने रिपोर्ट के अंदर तजवीज़ किया है कि ऐसे मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान दाखिल होते हैं वो कुछ अरसे के लिए मुख्तलिफ सतहों के ऊपर शहरों में चले जाते हैं। तो ज़िले पुलिस की सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास नज़र रखें और जहाँ कहीं उनको ऐसे अफराद का शकूक व शुबात मिले उनका डाटा चेक किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो एक मरतबा पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर के ऊपर जो अफराद दाखिल हो जाए फिर FIA का मुश्किल हो जाता है उन तक रसाई हासिल करना, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ और भी कुछ इकदाम हैं जो कि FIA की जानिब से किए गए हैं। CCTV कैमराज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाए गए हैं, एक ग्लास सिस्टम है जिसके ज़रिए से जो लीगल पॉइंट्स के ऊपर लोग दाखिल होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और उसके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को भी मज़ीद बेहतर बनाने की एफर्ट्स की जाती हैं। उसके साथ FIA ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर जाने वाले पाकिस्तानियों का रास्ता रोकने के लिए यूनान, ईरान और उसके साथ ओमान के अंदर एक लाइजॉन ऑफिस का कायम कर दिया है। ये रिसेंटली ये ऑफिस कायम किए गए, इससे पहले मौजूद नहीं थे, ताकि जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं उन्हें रास्ते में रोका जा सके और जो पाकिस्तानी इन ममालिक के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं उन्हें फिर कानूनी चाराजोई के बाद वापस लाया जा सके। इस हवाले से ये इंतजामात भी किए जा रहे हैं और बहुत जल्द FIA की जानिब से तुर्की और बरतानिया के अंदर भी लाइजॉन ऑफिस कायम करने का फैसला किया गया है, ताकि वहाँ पर की मुतलका अथॉरिटी के साथ, उनकी मशावरत के साथ, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ गैर कानूनी तौर के ऊपर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को रोका जा सके। और इसके साथ FIA ने एक और फैसला किया था जिसके ऊपर काम जारी है। गुजरात और सियालकोट सर्कल है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इंसानी स्मगलर्स मौजूद है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए गुजरात के अंदर एक नया जोन कायम होना है। उसकी क्याम के अंदर कुछ थोड़ी ताखीर है, अगर वो जल्द अज जल्द कायम कर दिया जाता है तो इस रीजन के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है, उनका रास्ता भी रोका जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि FIA गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान दाखिले से रोकने के लिए कई इकदाम हैं जो वो कर रही है। अब ये देखना है कि इकदाम को अमली जामा किस तरह से और कब पहुंचाया जा सकता है। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या आपके पास? जी एग्जैक्टली, यकीनी तौर पर दुरुस्त कहा आपने। दूसरा मामला है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के अंदर और रेगुलेट उन मुख्तलिफ कंपनियों को जो SCCP में रजिस्टर्ड होती हैं उनको रेगुलेट करने के अंदर SCCP का बहुत कलीदी किरदार है। और इस सिलसिले के अंदर जहाँ पर स्टॉक मार्केट की हम बात करें, उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की बात करें जो मुख्तलिफ सरकारी और निजी शोबों के साथ कारोबार करती हैं और पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे का बायस बनती हैं, गुज़श्ता 4 माह से ऐसी कंपनियों के लिए बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। SCCP ने जो वक्त गुजरने के साथ अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मनसूबाबंदी की गई, प्लानिंग की गई कि जो ऐसी कंपनियाँ जो SCCP के अंदर मुख्तलिफ अपने कानूनी अमूर के अंदर कोई तब्दीली के लिए, कोई तरमीम के लिए, जो स्पेशली बिलखसूस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कि ये वाजे करता है कि कोई एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके दायरा कार में कौन कौन से बिजनेसेस हैं, जो कि ये कानूनी तौर के ऊपर शर्त होती है कि जब कहीं भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं, कोई टेंडर होता है, उसको जीतने के लिए लाजिम है कि उस कंपनी का जो दायरा कार है, जो उसका स्कोप है, वो SCCP के अंदर वाजे तौर पर मेंशन होता है कि वो फला कारोबार करने की कानूनी तौर के ऊपर मजाज है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए लाजिम होता है कि जब कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड होती है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उन तमाम दायरा उसके स्कोप को वाज़े तौर के ऊपर मेंशन किया जाए। और गाहे बगाहे फिर मुख्तलिफ कंपनी को यह जरूरत पेश आती है कि उन्होंने अपना कारोबार वसी करना है। कोई एक कंपनी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के शोबे में काम कर रही है और वो कुछ चीज़ सप्लाई करना, कोई मसनूआत सप्लाई करना चाहती है, तो उसको फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तरमीम करवाना पड़ती है। पहले ये मैनुअल भी होता था
और ऑनलाइन की एक ऑप्शन भी थी, लेकिन एससीसीपी ने फैसला किया कि मैनुअल सिस्टम खत्म होगा और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होंगे। लेकिन ये काम सिर्फ 15 दिनों में होता था, लेकिन गुज़श्ते 4-5 माह से जब ये सिस्टम पोर्टल को अपडेट किया गया तो उसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं थी कि आपने मैनुअल सिस्टम, मैनुअल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर तरमीम का ऑप्शन आपने खत्म कर दी। ऑनलाइन किसी कंपनी ने तरमीम करवानी है तो आपके वेब पोर्टल के ऊपर वो ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। बहुत सी कंपनियां एससीसीपी का दरवाजा खटखटा कर तंग आ गई हैं और चेयरमैन एससीसीपी साहब जवारी साहब से तवक्को कर रही है कि इस मसले को आसान बनाएं, चूंकि कारोबारी गर्मियां महदूद हो रही है। बहुत से कंपनियां अपने को टेंडर हासिल करने के लिए टाइम होता है, वो निकल जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रही, उनका कारोबार मुतासर होता है, रोजगार के मौके मुतासर होते हैं। इस हवाले से हमने तर्जुमान एससीसीपी से जब मुराबता किया, उनका मौक़िफ़ हासिल किया तो उन्होंने बताया कि हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है, मैनुअल सिस्टम को ख़त्म किया है और लोग कंपनी को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और अब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है वेब पोर्टल के ऊपर कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तरमीम करवा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी कंपनीज के वाबस्ता अफराद जिनसे हमने रजू किया, उनका ये मौक़िफ़ है कि ताहाल उन्हें रुकावटों का सामना है। मेरे ख्याल में चेयरमैन एससीसीपी को इस मामले को देखना चाहिए, जो एससीसीपी को मुख्तलिफ तरीक़ेकार को सहल बना रहे हैं कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए, इस मसले को हल करने के ऊपर भी उन्हें ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दो बहुत अहम स्टोरीज थी जो आपने हमारे साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात करते हैं। आपको बताते हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुख्तलिफ बड़े शहरों में क्या होगा। सबसे पहले लाहौर का जिक्र करते हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस्लामाबाद में जनाब कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और अब पेशावर का मौसम कैसा रहेगा आपको बताएं। कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जनाब कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। भर की तरह पाकिस्तान में भी शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 30,310 अफराद ट्रैफिक हादसात की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट से अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 15 अफराद रोजाना किसी हादसे का शिकार होते हैं। पाकिस्तान हर किस्म के ट्रैफिक हादसात के हवाले से एशिया में पहले नंबर पर है। ट्रैफिक हादसात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सामने आते हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग है। लोगों की बड़ी तादाद वक्त बचाने, मुकाबलेबाजी या शोशा के लिए ओवर स्पीडिंग करती दिखाई देती है। आज हम जानेंगे कि हादसात क्यों होते हैं और ओवर स्पीडिंग से मुतालिक कवानीन क्या है, हदूद क्या है और सजाएं क्या है। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक हादसात में कमी लाने के हवाले से इक़दामात और बतौर शहरी हमारी जिम्मेदारियों पर भी बात करेंगे। इसी सारे मामले के पर बात करने के लिए बड़ी खास मेहमान हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। मोहम्मद शहजाद खान साहब, डीएसपी ट्रैफिक सिटी सर्कल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। खैरियत से आप ठीक हैं? उनके अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक, थैंक यू। उनके साथ हैं शाहिद वहीद कमर साहब, इमरजेंसी ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 के। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, वेलकम करते हैं आपको। और हलीमा खुर्शीद साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, आपको भी वेलकम करते हैं। ये आपने पैकेज देखा होगा, बड़ा हमने कोशिश की है इसको एक कंपाइल करने की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाए और उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ जाए। बहुत सी चीज़ों में लैक कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम अपना कंपैरिजन बाहर के मुल्कों से करें, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो हुसूल है ना, वो इंतहाई मुश्किल अमल है। और अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी होता है, पूरी ज़िंदगी आपको नहीं मिलता। इतनी स्ट्रिक्ट वहाँ पर ये पॉलिसीज़ हैं। और पाकिस्तान में जनाब घर बैठे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें,
नहीं, ये कभी हुआ करता था। अगर अब आप चेक करें, आप जिस शहर में रह रहे हैं, कभी जाके अब देखें कि वहाँ पे किस तरीके से जो है वो लाइसेंस बन रहा है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। और छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे आप अमेरिका में या किसी भी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं जब, तो कहते हैं कि जी वो वहाँ तो ये चेक हुआ, मैंने ये गलती की और मेरा फौरी फेल कर दिया गया, या मेरी ये गलती थी और इस तरह हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करें, आपको जो हमारा प्रोसीजर है उसमें कहीं कोई सुकम नज़र नहीं आएगा। अब क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, क्या एसओपीज हैं? एसओपीज जो हमारी हैं वो वही हैं, लेकिन उस पर स्ट्रिक्टली अमल किया जा रहा है। खासतौर पे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे कैप्टन लियाकत साहब ने बिल्कुल हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। ग्रेट। जैसे आप जाते हैं वहाँ पे अपनी एंट्री करवाते हैं, एंट्री करवाने के बाद, इससे पहले बता दूं कि जो लर्नर बनता है तो 42 डेज़ के बाद आप वहाँ पे मैच्योर लाइसेंस के लिए जाते हैं। फिर आप वहाँ एंट्री करवाते हैं, आप अपनी बारी के साथ जो है अपना टेस्ट देते हैं और प्रॉपर वही प्रोसीजर और वही एसओपीज जो आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में नज़र आती हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं, और उसी तरह से अब लाइसेंस बनता है। आप चेक करें, आपको पता चलेगा कि अभी कम से कम लाहौर की हद तक बहुत स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल हर चीज़ को एसओपी को जो है फॉलो करके प्रॉपर तरीके से लाइसेंस को बनाया जाता है। तो शहजाद साहब, जब सड़क और ट्रैफिक के कवानीन की बात की जाती है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कानून में मौजूद हैं लेकिन लोग उसका ख्याल नहीं रखते हैं? देखें, वो तो कानून में जितनी चीज़ें हैं मोस्टली उनका वो ख्याल नहीं रखते, उसी बिना पे तो उनके जो है चालान किए जाते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती हैं, उनके गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। ये वही मतलब जितने लॉज हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है उसी तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक हादसात का मामला है जी, उसमें हम देखते हैं बहुत सी रीजंस हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग भी है, रोड रेज एक बहुत बड़ी रीज़न है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके जो आउटर लाइन है वो मैं अगर बताऊं आपको तो वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हादसात में उनको चेक ही नहीं करते और हम सोचते ही नहीं है कि इनकी वजह से भी हादसात होते हैं। लेट्स से रोड जो है, रोड पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड टूटा हुआ है, टूटा फूटा रोड जो है, गलत स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, या इवन वासा का जहाँ पानी निकल रहा है, या इंक्रोचमेंट है आपकी, ये चीज़ें भी हादसात का सबब बनती हैं। उन चीज़ों के अलावा जो रूटीन में हम समझते हैं, सही, जैसे ओवर स्पीडिंग, जैसे सिग्नल की वायलेशन, जैसे लेन लाइन की वायलेशन, जैसे रैश ड्राइविंग। तो इन पर सजाएं डिफरेंट हैं? हर चीज़ पे डिफरेंट सज़ा है। ख़ास तौर पे जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है उसमें तो हम लोग एफआईआर भी दर्ज करते हैं, जिसकी इवन सज़ा जो है वो 3 साल तक कैद भी हो सकती है और 2000 से ऊपर सब्जेक्ट टू कि किस तरह की वायलेशन है और किस तरह की नेग्लिजेंसी है, उसी हिसाब से जो है वो जुर्माना भी किया जा सकता है। सही। अच्छा शाहिद साहब, किस तरह के नॉर्मली या मोस्टली आप केसेस देखते हैं कि ऑन रोड अगर कोई एक्सीडेंट है तो उसकी सबसे मेन रीज़न कॉज क्या देखते हैं आप? देखिए, अगर मैं आपके साथ एक छोटा सा एनालिसिस शेयर करूं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है रेस्क्यू 1122 इज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर एजेंसी टू ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसीज इन ऑल अक्रॉस द पंजाब। तो इसमें जो है, इसमें अब तक अगर मैं देखूं, ये जस्ट इन 4 months जो डाटा जो हमें बताता है, तो इसमें 33,000 जो थे हादसा हुए, जिसमें से हमने तकरीबन कोई 37,000 के करीब विक्टिम्स को जो था इवैक्यूएट किया, फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और इसमें जो एक बड़ा नंबर जो हादसात का हम लोगों के पास इस साल के अंदर आया है वो 25,000, वो वाले, मैं ऑल अक्रॉस पंजाब बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसमें जो 25,000 जो हादसात थे वो सिर्फ बाइक्स के साथ इन्वॉल्व थे, मोटर बाइक के साथ इन्वॉल्व थे। 25 आउट ऑफ 33 यस। तो 25,000 लोग वो थे जो कि बाइक पे जा रहे थे और उनके हादसात हुए। और इसमें अगर आप एज फैक्टर देखें तो ये 21 से 40 साल का एज फैक्टर आपको नज़र आएगा। और ये वही लोग होते हैं कि जो कि अपनी फैमिली के लिए ओनली ब्रेड विनर ऑफ देयर फैमिली, ठीक है, इन्होंने अपने घर का वो सारा सिलसिला चलाना होता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ट्रैफिक लॉज सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट और उन पे एक्शन अगर प्रॉपर होना शुरू हो जाए और लोग जो हैं वो प्रॉपर अपने आप को लिटरेट करें, जैसे आप बात करते हैं अमेरिका की, यूरोप की और दूसरे ममालिक की,
उसमें भी सेम यही चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ लिटरेसी रेट का है। लोग जो है वेल अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, लोगों को खुद ख्याल है उन्होंने कहाँ पे वायलेशन नहीं करनी और कैसे चलना है रोड के ऊपर, और किस तरह एक दूसरे के राइट का, हकूक़ का ख्याल करते हुए चलना है। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे अब मौसम बदलता जाएगा, आपको लोगों में एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा नजर आएगा। मैडम भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, हर बंदा आपको लड़ने झगड़ने के मूड में नजर आएगा सड़क के ऊपर। ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप हेलमेट पहन के सख्त गर्मी अगर लाहौर शहर का एक छोटी सी सड़क का चक्कर लगा के आप वापस आएँ, तो आपका एग्रेशन लेवल भी उसी तरह से बूस्ट अप करेगा। तो छोटे छोटे फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सीडेंट के अंदर। अगर उन तमाम फैक्टर्स को वन बाय वन करके एड्रेस किया जाए तो होपफुली कि वी विल बी एबल टू मेक अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। हलीमा जैसे बता रहे हैं कि अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो एग्रेशन लोगों में बढ़ता है, डेफिनेट ये भी एक रीज़न होती है। अब लोग जानते हैं कि अगर हम तेज़ गाड़ी चलाएंगे, तेज़ बाइक चलाएंगे तो उसकी सूरत में खुदा ना खासा हादसा पेश आ सकता है, और बहुत से हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। क्या साइकी होती है इन लोगों की? सिर्फ गर्मी होती है या और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आप ये देख लें कि हम लोग ऐसी नेशन है जो कि एक क्लिक से उसको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, गूगल वाली नेशन है जिसको हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हम गूगल पे टाइप करते हैं, हमें फ़ौरन आंसर मिल जाता है। पेशेंस हमारे अंदर नहीं है, हम लोग ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, अब देखें कि वहाँ पे अगर अब सड़क पे इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, आप समझ लें वो एक बंदा नहीं, वो पूरी फैमिलीज़ हैं उनके पीछे। वो ऑल द टाइम फाइनेंशियल इश्यूज़ उनके साथ हो सकते हैं, कोई एजुकेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, हर एक की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। तो एक इतनी वो स्ट्रेस में मौजूद हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं और इट इज़ वेरी नॉर्मल कि वो आएँ, लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें उनको मैनेज कैसे करना है, तो हम उनको एक्सपीरियंस किस तरह करना है, हम प्रॉपर्ली मूव नहीं कर सकते सोसाइटी में। जैसे प्रेशर कुकर है एक, ठीक है, उसके अंदर आप डाली जाएंगे चीज़ें, डाली जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्ली इसको मैनेज इस तरह नहीं करेंगे कि एक सीटी बजती है, एक सिग्नल आता है कि जी हमने प्रॉपर्ली अंदर से स्टीम निकल रही है, फिर आहिस्ता से स्टीम निकलती है। अगर हम वो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे और प्रेशर कुकर को ओपन ऐसे ही कर देंगे तो ब्लास्ट होगा, ना सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट का होगा बल्कि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है। प्रॉब्लम इज ये जानते हुए कि हम रैश ड्राइविंग करेंगे या ओवर स्पीडिंग करेंगे, इससे हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद लोग करते हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि ये इमोशंस जो सारे होते हैं ना हमारे, अब देखें हम लोग बस ऑल द टाइम इमोशंस हमारे अंदर इतने ज़्यादा आ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस, जैसे आप कह रहे हैं एग्रेशन आ जाता है, इतना वो ज़्यादा आ जाता है कि हमें बस एक ट्रिगर चाहिए होता है कि हल्का सा हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बंदा हमारे सामने आ जाए जो एक वीकर पोजीशन पे है हमारे साथ। ठीक है, आप ट्रैफिक वार्डन आप देख लें, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जो कि ट्रैफिक वार्डन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। बैक टू सवेरे पाकिस्तान। और बहुत अहम डिस्कशन कि ओवर स्पीडिंग या अगर हमें ट्रैफिक के रूल्स के हवाले से सड़क पर गाड़ी बाइक चलाते हुए रूल्स के हवाले से पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हादसा भी होते हैं। और जिस तरह से हम आपको ये भी शेयर करें, शाहिद साहब ने बताया कि इतनी ज़्यादा तादाद में हादसा रिपोर्ट होते हैं। मोहम्मद शहजाद खान साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने एक वीडियो भी दिखाई जिस तरह से वो बच्चे को ट्रीट किया जा रहा था, क्या आप समझते हैं कि अवेयरनेस की कमी है? बच्चों की शरारतें भी, जाहिर है पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है और उस ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो बाइक का ड्राइवर है या रिक्शे का ड्राइवर है या गाड़ी का ड्राइवर है। देखिए फिर बात वहीं पे आ जाती है, अगर आप स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात करेंगे तो उसमें तो नज़र आ रहा है कि उसकी प्रॉपर नेग्लिजेंसी है ड्राइवर की, कि उसने रिक्शे को जो है वो चलता हुआ छोड़ दिया और वैसे ही बाहर निकल आया। उससे पहले नेग्लिजेंसी ये है कि उसने ब्रेक इस तरीके से लगाई, बच्चा बाहर गिर गया। हाँ, और वो खड़ा भी प्रॉपर जगह पे नहीं हुआ, साइड पे करके नहीं खड़ा हुआ, मतलब बहुत सारी गलतियों का वो मजमुआ था जो यहाँ पे आपने देखा। लेकिन बेसिक बात तो ये है कि ओवरऑल क्या वजह है जो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास। बेसिक यही है कि अवेयरनेस नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर आप बात करें, हमारी गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, तो हर एक का और इवन हमारे वालिदैन, हम हर बंदे का इंडिविजुअली ये है कि हम लोग अवेयरनेस पैदा करें। जैसे ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने बहुत सारी कैंपेन्स स्टार्ट की हुई होती हैं और उसके साथ साथ
इवन स्कूल कॉलेजेस के अंदर लेक्चर्स चल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर चल रहे होते हैं, ये हम लोग सेमिनार्स जो है वो मुनक़िद करवाते हैं, रैलीज जो हैं लोगों को बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको इकट्ठा करते हैं। इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं है? ये इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि लाहौर की आबादी है 1,11,26,000, ठीक है। अब इतनी बड़ी आबादी के अंदर जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं अपने हवाले से, अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से, तो मतलब जितनी अगर स्ट्रेंथ ट्रैफिक पुलिस की आप देख लें तो तकरीबन 2000 बंदे पे एक वार्डन आता है, ठीक है। Okay. इस इतनी बड़ी आबादी के अंदर उस जितनी हमारी अपनी कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब ये लोगों को अवेयर करने के लिए जो है किया जा रहा है, जिसमें हम लोग पम्फलेट भी तकसीम करते हैं, रोड्स के ऊपर जो है रैलीज जो है वो कर रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ हमारी अपने तमाम मुआशरे के बंदों से, आवाम से ये अपील है कि वो अपने आप को भी देखें, अपने इर्द गिर्द भी देखें, अपने बच्चों को भी देखें और उनको अवेयर करें कि ये चीज़ आपकी जान के लिए ख़तरा है। इसी तरह गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो है वो इक़दाम करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये चीज़ें अगर आप पिछले सालों में चले जाएँ तो ये चीज़ें बहुत कम थी। अच्छा, वैसे एक चीज़ नहीं थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और आपको उसमें दूसरा एंगल भी मैं बता दूं। एक चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, नंबर 1 जो अब हमारी ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, इसने इतनी अवेयरनेस फैलाई है। मुझे अच्छी तरह याद है माल रोड पर कैंप्स लगे थे कि फ्री बाइक पे इंडिकेटर्स लगा रहे थे, फ्री उनको हेलमेट्स दे रहे थे। पुरानी 2-3 साल पुरानी बात, जब नई फॉर्मेशन हुई थी, पम्फलेट बहुत ज़्यादा। साल भी इसी तरह चल रहा है, हमारी हर माह में एक आध इस तरह की बड़ी कैंपेन चलती है। अगर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हम इस तरह की कर दें कि ये जो आपका चालान होता है उसमें जिस भी चीज़ का आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है या आईडी कार्ड दिया है या कॉपी दी है जिस पे भी, उसका जो हसूल है ना वो बहुत मुश्किल है। लोग बहुत तंग, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि अच्छा वैसे ये हुआ था पहले तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि पुलिस वाले खड़े खड़े ही कहते हैं अच्छा ओके ये चालान है आपका तो आप हमें दे दें, हम जमा करवा देंगे। कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता ताकि लोगों की अपनी भी सेटिस्फेक्शन हो? ये हमारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है और इंशाल्लाह ये जल्दी इसमें और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊँ कि हमारे सेक्टर्स 32 सेक्टर हैं लाहौर के अंदर, ठीक है। हर जगह पे जिस जगह पे कोई चालान होता है फिर हमने उसी सराउंडिंग में ऑफिसेज रखे हुए हैं कि आप नज़दीकी बैंक में जाएं, वहाँ से जमा कराएं और उस ऑफिस में जाके अपने चालान जो है ले आएँ। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वायलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ के चालानिंग का रेशो ज़्यादा होती है, वहाँ पे थोड़ी सी ये शिकायत आती है, लेकिन उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं। मोस्टली जगहों पर ये वाली चीज़ नहीं है। लाहौर में तो वैसे ई चलान का सिलसिला चल रहा है। PPIC 3 ने काफ़ी ज़्यादा चलान किए हैं पिछले दिनों में, यानी कि तकरीबन कोई पिछले 1 साल का डाटा शहजाद साहब एग्री करेंगे, इससे तकरीबन 22 लाख चलान अब तक इशू हुए हैं जब से PPIC 3 जो है एक्टिव हुआ है। सेफ सिटी जो है कैमरास लगे हुए उससे तो ई चलान कॉलर भी बात कर रहे हैं कि चिंची पर भी छोटे छोटे बच्चों को बिठा दिया जाता है, तो इनको कोई सजा होती है या रोका जाता है? चिंची की जो बात हो रही थी उसमें मैं ये बताता चलूँ कि ऑलरेडी इस पर भी काम हो रहा है और इसको बंद करने के लिए जो है वो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर पास हुए हैं जिस पे भी इम्प्लीमेंट होना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि बहुत सारी जगह ऐसी है, नहीं बेसिक बात ये है कि ये वाली उस पर भी पूरा काम हो रहा है ना, वो भी मैं बताना चाह रहा था कि ये 3 व्हीलर है, ठीक है। अब इसको इसमें और ये जिस तरीके से चलता है इसका चेन का जो नीचे सिलसिला है वो उसमें अमेंड करके शायद कोई नई चीज़ आए इसमें, क्योंकि ये इस तरह से ख़तरनाक है, उतना सेफ़ नहीं है ये चीज़। और अभी और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पर वायलेशन होती है। लाहौर में तकरीबन ये 33,000 के करीब जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शा हैं। बहुत सारे रोड ऐसे हैं जहाँ पे इनको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन की हुई है इनकी कि ये वहाँ पे एग्जैक्टली मैं यही जा सकते। बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे चिंची अलाउड नहीं है। और भी बहुत सारे एसपी साहब सिटी आसिफ सदीक साहब हैं, उन्होंने अभी दाता साहब के सराउंडिंग्स में जो है इस पे इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इधर MO कॉलेज से आगे, इधर शहर की तरफ से जब आप आते हैं और शालमी लोहारी से आगे, अगर आप उधर रावी रोड की तरफ से आते हैं तो आज़ादी चौक से आज़ादी फ्लाईओवर जो है उससे आगे इसको ग्रेजुअली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। लाहौर का कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा चालान होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेशन है? देखिए लाहौर में सारी जगह जो है, मैं आपको इसमें दूसरा डाटा भी बता दूं
कि भी लाहौर के अंदर जो ओवरऑल व्हीकल्स हैं वो 58 लाख हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 58 लाख टोटल बाइक गाड़ियां सब ईच एंड एवरी व्हीकल। ओके। और इसमें 4 से 6 लाख तक जो है वो डेली बेसिस पे लाहौर से बाहर से भी जो है वो इन होती हैं। और जो अमेजिंग बात है वो ये है कि 2000 में इनकी तादाद थी 4,70,000 ओवरऑल व्हीकल्स की। ये 2000 4,70,000, ये 2000, अब ये 58 लाख से तजावुज कर गई है। 4 लाख कब थी? 2000 में, मतलब आज से मतलब 19 साल पहले। ओके। ये 19 साल के अंदर ये इतने गुना एकदम जो है ये बढ़ गई। लोग अमीर हो गए हैं, हर किसी ने कहा। और फिर आबादी बढ़ी है, आबादी भी बढ़ी है। फिर इसके साथ साथ एक जो आया था ना बैंक से लोन वाला सिलसिला, 2003 में जो ट्रैफिक की रेशो बढ़ी थी वो एक साल के अंदर 23% थी। मतलब उन चीज़ों की वजह से एकदम बहुत सारा। फिर हम बात करते हैं बाइक की कि बाइक के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों होते हैं। एक तो ये 2 व्हीलर है, इस पे नुकसान का ज़्यादा अंदेशा है। दूसरा, अगर आप लाहौर में इस वक्त इनकी रजिस्ट्रेशन देखें तो 34 लाख बाइक्स जो हैं वो लाहौर में चल रही हैं। 34 लाख 58 में से 34 लाख जो हैं वो बाइक्स हैं। इसलिए फिर ये चीज़ें वो उस तरह भी प्रोमिनेंट होती हैं। और फिर जैसे मैंने कहा 2 व्हीलर भी हैं, फिर इनके चलाने वाले भी टीनेजर या स्टार्ट जैसे मैडम बता रही थी जो होने वाला है। नेग्लिजेंसी भी है, फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी हैं, चालान्स भी हैं, सजाएं भी हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हलीमा, द क्वेश्चन इज स्टिल कि लोग क्यों, क्या लोग अवेयर होना नहीं चाहते, या इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स ऐसी हैं कि वो कुछ सोचते भी हैं तो थोड़ी देर बाद फिर वैसे हो जाते हैं, नहीं यार ऐ नहीं कह रहा था। असल में मसला ये कि कोई भी अपने आप को गलत नहीं कहता, ठीक है। आप ये किसी को ये कह दें कि जी, अब मैंने आपको जैसे बात की थी ब्रेक में भी कि सेंसेशन सीकिंग एक चीज़ है कि जो टीनेजर्स हैं, हमारे एडोलेसेंट्स हैं, ये यंग एडल्टहुड में लोग आते हैं। जैसे इन्होंने भी बात की कि हमारे पास वो पॉपुलेशन जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ज़्यादा आ रही है जो कि यंग एडल्टहुड और एडोलेसेंट टीनेजर्स होते हैं। और जैसे 2 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, बाइक में वो लोग 1 व्हीलिंग कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न और कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स इस तरह के होते हैं जो कि बायोलॉजिकली उनके अंदर होते हैं, जिसमें सेंसेशन सीकिंग आ जाता है। सेंसेशन सीकिंग इस तरह से होता है कि आपने 1 व्हीलिंग इसलिए करनी है क्योंकि उनको हाई अराउजल चाहिए होता है, उनको एक एडवेंचर चाहिए होता है, उनको वो एड्रेनलिन का रश चाहिए होता है। ये देखिए, इसमें अवेयरनेस नहीं है। अगर उनको ये चीज़ पता हो, पेरेंट्स को पता हो कि ये चीज़ मेरे बच्चे के अंदर है, किस तरह से की जा सकती है? मुझे ये लगता है कि हर एक को रोल प्ले करना पड़ेगा। आई बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट थिंक कि मेरे पास ड्यूटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, और जितना मुझे नॉलेज है मुझे पास करना पड़ेगा। वो इस तरीके से करना पड़ेगा कि मैं लोगों को ये अवेयर करूँ कि किस तरीके से एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, ठीक है। सिर्फ वो लोग नहीं जाते जिनको वो डिसऑर्डर्स होते हैं, आप जनरल प्रॉब्लम के लिए भी जा सकते हैं। आप इसलिए ले जा सकते हैं, यार मुझे इस प्रॉब्लम के साथ भी आ सकते हैं, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं कि मुझे प्रॉपरली मैनेज नहीं करना आता कि मैं अपने एग्रेशन को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो वो रिसर्च भी साबित चीज़ करती है कि जिन लोगों की इंक्लिनेशन एग्रेशन की तरफ ज़्यादा होती है, अब देखिए एग्रेशन जीन से भी आता है। एग्रेशन इसलिए भी आता है कि वो प्रॉपरली घर में या कहीं और वे में फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में बंदा रह रहा है, वहाँ पे वो अपना एग्रेशन निकाल नहीं पा रहा, तो वो इस जगह पे निकालेगा जहाँ पे उसका बस चल रहा है, जो कि ट्रैफिक रोड है। इस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप आई सेकंड योर थॉट्स एंड वर्ड्स, बट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। कुछ इलाके ऐसे हैं लाहौर में, मैं भी जब निकला हूँ रोड पे, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग जगह लेने के लिए खुद घुस रहे होते हैं, मैं पहले।
और सेम ट्रैफिक के साथ एक और इलाके में मैं चला जाता हूँ, लाहौर में ही, तो वहाँ लोग खुद जगह दे रहे होते हैं। प्लीज आइए आप पहले, इसका आप भी मैं पहले। आपको बताती ठीक हूँ। है, तो ये क्या, अच्छा ट्रैफिक भी सेम है, बंदा भी सेम है, Education। इलाका डिफरेंट है, तो वहाँ जाके एजुकेशन फिर एनवायरनमेंट। इसमें इसके सबसे अलावा जो खूबसूरत बात है वो ये कहते हैं कि वी आर इन हैवी टू गो नोवेयर अबाउट द होल नेशन। इसके अलावा ये कि हर आप, बंदा एक जल्दबाजी में बिल्कुल उसमें ऐसे है। है। हाँ जी, हम लोग जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चे का भी कोई बिहेवियर इशू आ जाए ना, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदा वो ट्रैफिक रूल वायोलेट कर रहा है, उसको एक दफ़ा चलान मिल रहा है, वो हर बार जब वायोलेट करे उसे हर बार चलान मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी एरिया में जिसको मिल रहा है, किसी एरिया में जिसको नहीं मिल रहा। मैं ये चाहूँगा कि बेसिक तो ये है कि ये वाली सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, नो डाउट इन इट, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अब हमने इसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले मतलब हम अदारे एज ए ट्रैफिक ऑफिसर या हमारा अदारा जो अपना रोल प्ले करे और बाकी तमाम अदारे अपना रोल प्ले करें। और बेसिक इसमें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी प्राइमरी लेवल से जो एजुकेशन है उसके अंदर ट्रैफिक लॉज को जो है वो रखा जाए, ताकि बच्चों को शुरू से पता चले कि हमने क्या करना है। बेसिक्स जो है उनको प्राइमरी लेवल से पता हो। इवन उनको जब 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक का जो बच्चा, मैं खुद जाता रहा हूँ स्कूल्स के अंदर, तो मैं जाके उनको ये कहा करता था कि भाई आपने ड्राइव तो नहीं करना कुछ भी, ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप अपने पापा के साथ बैठो, अपनी मामा के साथ बैठो, तो वो जब ड्राइव करें तो आप ख्याल रखो। मैं बेसिक बताता था कि भाई जो स्टॉप लेन है वो हमेशा उससे पहले खड़े करें। जब किसी चौक से गुजरें तो सिग्नल को इस तरह से मैनेज करें कि इस स्पीड से गुजर रहे हों कि अगर एकदम इशारा बंद भी हो जाता है वो वाला सिग्नल, तो उनके पास इतना टाइम हो कि प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके उसको खड़ा कर सकें। जब हम ये चीज़ें अपने न्यू जनरेशन के अंदर बिल्ड इन कर देंगे स्टार्ट से, तो मेरा ख्याल ये है कि अगले जब वो, क्योंकि जब बच्चा, मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल गई आपकी बात से, सॉरी मैं काट रहा हूँ, कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि अगर आप दूर से देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, अच्छा येलो हो गया, यस जल्दी जल्दी निकल जाए, जल्दी जल्दी, पेशेंस नहीं है, अच्छा येलो भी हो जाएगा ना, ओके ओके खैर है, येलो पे भी निकल सकते हैं, जब तक वो रेड नहीं होता, बीच में नहीं आ जाते और आप कहते हो हो मैं तो वायलेशन कह रहा हूँ कि हमारा इसमें हर बंदे का, हमारी सोसाइटी के हर बंदे का, हर इदारे का किरदार जब तक नहीं होगा, ये वो चीज़ें हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा नहीं होंगी। शायद से रेस्क्यू 1122 की अगर हम बात करते हैं तो आप किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपकी डिस्कशन से एक आउटपुट सामने आया कि अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, खुद सेंसिबल नहीं होंगे कि आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तो आप इन हादसा से नहीं बच सकते। इसमें हमारा एक बड़ा अच्छा निज़ाम है जिसको हमने भी स्टार्ट किया है। इसमें फर्स्ट एड एट एवरी होम, ठीक है, उसमें हम यूसीस में, यूनियन काउंसिल्स में, ईच एंड एवरी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फर्स्ट एड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी को बेसिकली इंगेज करना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना और कम्युनिटी को लेके चलना ही इन तमाम मसाइल का हल है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो जो बाइक्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइक्स के सबसे ज़्यादा हादसा इन्वॉल्व हैं, जिसमें हेड इंजरीज भी होती हैं, स्पाइनल इंजरीज भी होती हैं, और बाइक से गिरा हुआ बंदा, उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, गाड़ियों की फिटनेस की वजह से जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो जो बाइक्स से गिरा बंदा, उसका बचना, उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, ठीक है। उसके लिए भी हमने काफ़ी कैंपेन लॉन्च की, जैसे हेलमेट वाली कैंपेन थी, उसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हमने वॉक अवेयरनेस वॉक और कैंपेन्स, और स्कूल कॉलेजेस में भी जाके जो था इसमें हमने अपना रोल प्ले किया है इसमें। उसके अलावा जो है व्हीकल फिटनेस, व्हीकल फिटनेस, जी व्हीकल फिटनेस, और जो है ये फॉल्टी व्हीकल सड़क पे नहीं आनी चाहिए, और जो अंडर एज ड्राइविंग है इस पे स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। अगर आप ये देखें कि इस वक्त हमारे पास एक मजबूत निज़ाम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, अदरवाइज़ अगर हम लोगों के पास प्रॉपर एक सिलसिला हो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये 25,000 बाइक के हादसा हुए हैं पिछले 4 माह में, तो ये मेरा ख्याल है कि इसका 25% भी नहीं होना था। अगर आपको बाइज़्ज़त ट्रांसपोर्टेशन मिले, आपके जिसमें कपड़े ख़राब ना हो, आपको बैठने के लिए बस
के अंदर सीट मिल जाए और आपको ईजी एक्सेस एंड इग्रेस हो जाए हर जगह आने जाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आप कभी भी इतने डस्टी और हॉट एनवायरनमेंट में अपनी बाइक नहीं निकालें। और वाकई ये एक ऐसा अहम मामला है जिस पे बहुत ज़्यादा हमारी कर रही है, हर हमारा इदारा काम कर रहा है। बेसिकली हमारी आवाम में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। इसके सारे आज़ा अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है। हर इंसानी उज़्व की खास अहमियत है। इंसानी आज़ा में दो अहम उज़्व आँख और दिमाग हैं। आँख अल्लाह की खूबसूरत कुदरत को देखने और दिमाग सोचने समझने के लिए तख्लीक किया गया है। दिमाग अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक है जिसे इस्तेमाल करके इंसान ने नई नई इजादात और साइंसी कारनामे सरअंजाम दिए हैं। दरअसल यही दिमाग है जो सारे जिस्म का निज़ाम चलाता है। इंसान की उम्र जूं जूं बढ़ती है, इसकी याददाश्त और इसकी नजर कमजोर होती चली जाती है। एक तरफ इंसान अक्सर अपनी रखी हुई चीजें भूलने और सोचने समझने से कासिर होता है, तो दूसरी तरफ बिनाई की कमी उसकी जिंदगी में अंधेरा ले आती है। लेकिन अगर इंसान अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखे और जिस्म को मतलूबा ताकत फराहम करता रहे तो ऐसे संजीदा मसाइल और बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम आँख और दिमाग के मसाइल का हल ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी नजर और दिमाग को तेज बना सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। दिमाग और नज़र दोनों का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। याददाश्त कमज़ोर क्यों हो जाती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं जिसके ज़रिए हम दिमाग को तेज़ और ताकतवर बना सकते हैं। और इसी तरह से हम आज ये भी बात करने जा रहे हैं कि आँखों के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। जो बेनाई है वो कमज़ोर क्यों हो जाती है और उसको तेज़ भी किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये दो इतने अहम मामलात हैं कि हमारी आंखें जिसपे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ख़ासतौर पर दिमाग भी इसी तरह, हमारी पूरी बॉडी हमारे दिमाग पर डिपेंडेंट है। बहुत से मसाइल बीमारियां आ जाती हैं, उन सारी बीमारियों को क्योर किस तरह किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। घरेलू टोटके कितने ज़रूरी हैं कि आप लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करते रहें, तो आपको अपनी एजेस 40+, 50+ में आके मेडिसिन्स नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर बिल्किस साहिबा और सिद्रा इम्तियाज़ साहिबा। सिद्रा इम्तियाज़ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं। और बिल्किस साहिबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल बिल्किस आपा, हम खैरियत से हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि दिमाग और नज़र दोनों का तेज़ होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक तो ये बताइएगा कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है? क्या हमारी खुराक से इसका कोई लेना देना होता है? बिल्कुल, खुराक का लेना देना होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं या विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है तो रात को नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी बात कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। खुराक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। उसके अलावा कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है। सही। तो बिल्किस आपा, क्या करना चाहिए अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, आपको लग रहा है अभी नंबर थोड़ा है, बड़ा नहीं है, तो कोई ऐसा ज़बरदस्त सा टोटका शेयर करें जिससे वहीं पे ही नज़र को रोक दिया जाए? बिल्कुल, ना सिर्फ रोक दिया जाए बल्कि आपकी नज़र रिवर्स हो सकती है। हम नेचुरोपैथ ये कहते हैं कि अगर आपकी नज़र बढ़ रही है, चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रही है, चाहे उसमें एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, तो भी वो भी सही हो सकते हैं। आपकी नज़र जो है वो रिवर्स हो सकती है। उसमें से जो सबसे अच्छा और अहम नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ वो खमीरा, जैसे खमीरा बनते हैं, खमीरा मिल जाते हैं बहुत अच्छी कंपनी के, तो मैं आपको बता रही हूँ खमीरा खशखाश, खमीरा बादाम और खमीरा गाव ज़बां।
ये ऐसी चीज़ें, इन तीनों को हम वज़न लेकर आप किसी बॉटल में रख लें। इसमें से एज के हिसाब से 1/4 टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक आप सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा कि आपको 1 महीने, 2 महीने, किसी को 3 महीने में लाजमी फ़र्क पड़ता है नज़र की कमज़ोरी का। अगर पट्ठों की वजह से हो रहा है तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ना सिर्फ ये आपकी नज़र तेज़ करते, बल्कि आपने बात की थी कि बहुत सारी चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं, तो ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बहुत ही पुराना नुस्खा, लेकिन वो उसकी अहमियत कभी नहीं गई, सौंफ, मिश्री और बादाम। सही। सबको पता है कि सौंफ, मिश्री और बादाम हर माँ बनाकर घर में रख लेती है। सौंफ, मिश्री, बादाम, इसमें आप छोटी इलायची भी डाल दें। तादाद अगर आप चाहें तो इनको हम वज़न भी आप ले सकते हैं। जैसे आपने सौंफ लिया, मिश्री ली, बादाम लिया, हम वज़न लेकर आप रख लें। मगर इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना। इसकी एंटीडोट है, यानी कि अगर आपने इसको खाया उसके ऊपर पानी पी लिया तो ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा। और इसको खाने का तरीका भी ये है कि अगर आपने रात का खाना 8 बजे खाया है तो ये आपको 10 बजे खाना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद और 1 बड़ा चम्मच दूध में डाल के आपने पीना है। और इसी तरह अगर आपके बच्चे नहीं रात को खाते, सुबह स्कूल जाते हैं, तो आपने क्या होता है, हर घर में ये है कि बच्चों को 1 गिलास दूध का पकड़ा दिया जाता है। तो जो 1 गिलास दूध आप पकड़ाएंगे उसको, वो जो खाली पेट दूध पी के जा रहा है, तो उसमें सौंफ, मिश्री, बादाम जो है वो हम वज़न जो पीसे हुए होंगे वो 1 बड़ा चम्मच आप डाल दीजिए। ठीक है, उनके लिए टॉनिक भी बन जाएगा और उनकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सही, वेरी नाइस। ये वाकई बड़ा पुराना और आजमूदा टोटका है ये। मैं चाहूँगा सिद्रा थोड़ा सा आप न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं हमें कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, दिमागी या नज़र की कमज़ोरी, या कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनको हम रूटीन में ऐड कर लें तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो डाइट की जहाँ तक बात करते हैं तो ईट अ रेनबो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब ये कि आपकी प्लेट इतनी कलरफुल होनी चाहिए जिस तरह से रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है वो इस तरह की अब नहीं है। लाइक सब्जियाँ, फल हम इतना नहीं खाते। ख़ास तौर पे बच्चों की बात करें तो वो फास्ट फूड या मुरगन किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा कलरफुल होंगी वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं और विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से आपकी आँखें जो है वो लाइक आई साइट जो है वो अच्छी रहती है। विटामिन ए जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस से या आँखों के मसाइल से बचाता है। से तो ये विटामिन ए अगर हम कहें कि सिंपल कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिसमें ये मौजूद होता है और ये हर डेली बेसिस पे इसको खाना चाहिए? हम पुराने ज़माने में सुनते थे अम्मियों से कि जी गाजरों का जूस पिया करें, आंखों के लिए अच्छी होती हैं। सो गाजरें जो है इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसके अलावा आजकल जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं या जितनी भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का सोर्स होते हैं। सो आपको उसकी डाइट का लाइक आपको अपनी प्लेट का आधा हिस्सा कम से कम जो है वो सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ओके। तो ये नाश्ते से लेकर रात के खाने तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन्स आपको ब्रेकफास्ट में लेने हैं, कौन से लंच में लेने हैं, कौन से डिनर में। हम बेसिकली हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं जिसके अंदर से अगर आपकी अप्रोप्रिएट अमाउंट में आप इन सारों से सर्विंग्स ले रहे हैं तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। सो हम अक्सर आजकल ये भी है कि एटकिंस डाइट या बच्चे भी इवन वज़न कम करने के लिए हम किसी एक चीज़ पे खास फोकस कर रहे होते हैं या प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं। सो जब सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस डाइट हो जाएगी। सो हमें करना क्या है कि आपको हर चीज़ खानी है लेकिन मॉडरेशन के अंदर जो है उसको लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेन की हम बात करते हैं तो उसके लिए ओमेगा 3 फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओमेगा 3 फैट्स हमें जितने भी नट्स हैं उससे मिल जाता है। जैसे हम सरदाई पीते हैं, उसके अंदर बच्चों को भी इवन नट्स का पाउडर बना के उनके दूध में डाल के दें या वैसे चम्मच के साथ रोज़ाना खिला दिया करें। सो ओमेगा 3 फैट्स जो है आपकी ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आँख के लिए विटामिन ए और दिमाग के लिए ओमेगा 3। एग्जैक्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसी खुराकें भी हैं जिसमें लाइक जंक फूड्स फॉर एग्जांपल या और कुछ जो खाने से आपकी नज़र वीक हो सकती है या दिमाग की वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि जंक फूड जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं होता। मतलब लाइक अगर हम बर्गर वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। या जैसे हम फास्ट फूड की जंक फूड में चिप्स वगैरह की बात
बात करते हैं तो उसके अंदर अनहेल्दी फैट्स या एम्प्टी कैलोरीज ज़रूर हैं, लेकिन वो आपको जो ग़िज़ाइयत वाली कैलोरीज़ हैं जो लाइक हमें और चीज़ों से मिलती हैं, सब्जियों फलों से मिलती हैं, वो उसमें मौजूद नहीं होता। सही। बिल्किस आपा, जैसे आपने एक टोटका शेयर किया आंखों के, और आपने कहा कि अगर दिमाग यादाश्त आपकी कमज़ोर हो रही है तो आप तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं कि आप अपनी मेमोरीज़ को तेज़ कर सकते हैं? अगर आपको कुछ भूलने की बीमारी हो गई है या भूलना शुरू कर दिया है तो आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, भूलने की बीमारी के लिए जहाँ नेचुरोपैथी जो है उसमें अल्लाह ने बड़ा हमारे लिए आसान किया है। जिसकी शक्ल जिससे मिलती थी ना, हमने उसको इस्तेमाल किया तो उसके फ़ायदे वही खाए। जैसे सिद्रा कह रही हैं कि ओमेगा 3, आप अखरोट को ले लें, अगर उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल दिमाग बना हुआ है, ठीक है? तो वो जो है उसकी शक्ल दिमाग की तरह। अब मैं आपको इसी तरह आप अगर गाजर को काटते हैं ना तो गाजर के अंदर से आपको पूरी एक आंख दिखती है, पूरी बनी हुई आंख, अगर हम गाजर का एक स्लाइस काट के देखते हैं, इसीलिए वो आंखों के लिए बहुत अच्छी। इसी तरह हम कहते हैं कि बादाम आंखों के लिए बहुत अच्छी। अगर आप बादाम की शक्ल देखें, ये देखिए बादाम की शक्ल भी बिल्कुल आंखों की तरह। अच्छा मैं आपको आगे बढ़ के और बताती हूँ जी। इसी तरह हम कहते हैं हलीला यानी कि बड़ी हड़, बड़ी हड़ को भी अगर हम उसका बीज देखते हैं या उसको बनी भी उसकी वो देखते हैं, शक्ल देखते हैं, तो वो आंख नज़र आती है। इसी तरह गुल मुंडी हम कहते हैं जो हमारी आंखों के लिए अच्छी है। तो जब डिस्कवर की गई चीज़ें तो जो जिस आज़ा से जिसकी शक्ल मिलती थी वो उसके लिए बहुत अच्छा होता था, ठीक है? तो नेचुरोपैथी बड़ी, यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ छोटी इलायची, अगर आप छोटी इलायची को भी देखेंगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आँख की शक्ल नजर आएगी, ठीक है? आपा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आप जो शेयर कर रही हैं हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल। और आप यकीन करें मैं खुद जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो ज़िद्दी बच्चा होता है जो चीज़ों से हट जाता है, तो मैं उनमें से हूँ कि मैं डिस्कवर करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, और कुछ हमारे उसमें कहते हैं कि ना नहीं ये इसके लिए अच्छा नहीं, लेकिन मैं उसकी जैसे मैं आपको लोबिया का बताती हूँ, जैसे चुकंदर का बताती हूँ, बिल्कुल किडनी बीन है, आप यकीन करें यूटीआई के लिए रेड किडनी बीन्स, सफ़ेद वाले भी और वो भी, और अगर आप चुकंदर को काटेंगे अंदर से तो आपको बिल्कुल जो है ना शक्ल आपकी किडनी की नजर आएगी। तो कुछ पैथी में कहते हैं कि ना चुकंदर अच्छा है, कुछ में कहते हैं नहीं, लेकिन मैं चुकंदर के जूस को डाइल्यूट करके देती हूँ, उसमें जो मेरे पेशेंट हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। आपा दिमाग तेज करने के लिए क्या करें? तो इस तरह दिमाग तेज करने के लिए वैसे हम पठानों को अखरोट कहा जाता है, लेकिन अखरोट सबसे अच्छी चीज़ है। ओके तो इसको कैसे खाना चाहिए? कोई खास तरीके से या जब दिल करे खा लिया? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप 3 अखरोट जो है ना रोज़ाना खाएं। जिनको भूलने की आदत है उनमें भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अखरोट खाने का भी एक तरीका होता है, हमारे यहाँ है ना वो सब्र चला गया, बादाम मुंह में डाला और सीधा पेट में, दांतों का काम खत्म हो गया है। अखरोट को इतना ग्राइंड करें कि जितना सलाइवा, जितनी चीज़ें हैं वो उसमें मिक्स हो जाए। जो अल्लाह ताला ने आपके मुंह में एसिड्स दिए हैं जो उसको चबाने के लिए, वो अच्छी तरह चब जाए, उसके बाद आप उसको जो है ना पेट में उतारें। ये करके देखें जिनको अगर भूलने की आदत है, 3 अखरोट रोजाना खा के देखें। अखरोट आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए कम करने में भी अच्छा है। अच्छा, अखरोट का कहा जाता है कि ये गर्म होता है, लाइक ये सर्दियों में खाएं, तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। इज इट ट्रू? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंसान का भी मिजाज होता है, इंसान भी जो है ना, इंसान का भी मिजाज होता है। फिर ये लंबी बहस पे चली जाएगी। 3 अखरोट गर्म नहीं होंगे, लेकिन अगर 7 अखरोट खा लेंगे तो वो गर्म होंगे। ओके, ठीक है। अगर किसी को अल्सर की भी शिकायत है, कुछ भी है, तो फिर एक दवा जो बनती है वो 3 अखरोट की बनती है, ठीक है, मीडियम साइज। अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो फिर मैं ये कह सकती, जैसे फ्लैक्सीड है, फ्लैक्सीड क्या करता है, आपके जो अलसी के बीज है वो आपकी चिकनाई को अपने अंदर जज्ब करके बॉडी से निकालता है। लेकिन अगर अलसी बहुत खा ली जाए तो वो गर्म है। इसी तरह जो अखरोट बहुत खा लिया जाए तो आप कह रही हैं कि डेली बेसिस पे 3 अखरोट काफ़ी हैं? जी बिल्कुल, 3 अखरोट काफी होते हैं। 3 अच्छा, अखरोट काफी और होते हैं। निकले हुए खाएं या ताजे निकाल के खाएं?
देखिए मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह गफूरुर रहीम ने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया है। अल्लाह ताला ने उसको इतना सख्त शेल दिया है, क्यों दिया है? ताकि उसके अंदर जो उसका वोलेटाइल ऑयल है वो बरकरार रहे, ठीक है। हम उनको तोड़ देते हैं, जब तोड़ देते हैं तो फिर वो ऑयल जो है ना वो उड़ना शुरू हो जाता है या उसमें चीज़ें दूसरी मिक्स होनी शुरू हो जाती है। अल्लाह ने बादाम को भी सख्त खौल में रखा है, तो अल्लाह ताला ने जैसे रखा है वैसे ही आप अपने पास रखें, जब आपको ज़रूरत हो तब आप तोड़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखिए, हम ख़वातीन के साथ होता है कि जब हम मेनोपॉज में चले जाते हैं तो हमारी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, मगर उसके लिए हमें पहले से जो है, अब आपने कहा कि माशाल्लाह आपकी ग़िज़ा अच्छी है, आप इसमें से मिश्री हटाकर भी आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके लिए मैं एक कहवा बता रही हूँ, जितने भी जिनको भी शुगर है उनके लिए कहवा बता रही हूँ। और शुगर की वजह से आँखों में अगर चिकट सी आ जाती है, जैसे चिपचिपापन आ जाता है, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है, शुगर का मर्ज़ ऐसा है, जैसे मैंने कहा था कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है, तो शुगर उसमें से एक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक नुस्खा बता रही हूँ, एक कहवा बनाना बता रही हूँ, जो शुगर को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा, आपकी नज़र को रोक देगा, और फिर आपकी नज़र जो अगर अल्लाह को मंजूर हुई तो रिवर्स भी हो सकती है। वो नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है गुलमुंडी। गुलमुंडी एक ऐसी बूटी है जो सोराइसिस तक आंखों में, अगर हम नेचुरोपैथी कहते हैं कि नज़ला आंखों में गिरता है, लेकिन अभी साइंस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ENT का आई को वो लोग हटा देते हैं, लेकिन हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि नहीं, नज़ला की वजह से भी आंखें ख़राब हो सकती है। तो ऐसे सूरत में हमें क्या करना है, 1 कप पानी को खौलाना है, गर्म करना है, ठीक है। और उसको गर्म करते हुए हमें उसमें जो चीज़ें डालना है, सिर्फ 6 ग्राम गुलमुंडी डालना है हमें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बड़ी हड़ जो थी उसका हमेशा अंदर का बीज इस्तेमाल नहीं होता, उसके ऊपर का छिलका ये मैंने अलग से निकाल के रखा है, तो वो हमें डालना है सिर्फ 4 ग्राम, ठीक है, सही है। और हमने 5 अदद उनाब लेने, 1 2 3 4 5 जी, 5 अदद उनाब लेने, इसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको जोश देना है, जोश देने के बाद इसको हल्का सा घोट लेना है ताकि उनाब का और इन सारी चीज़ों का इसमें अर्क निकल आए। जब ऐसा हो जाए, जैसे आपने 1.5 गिलास पानी लिया है या 1 गिलास रह जाए, तो 1 कप में ये समझ लें आँखों की नज़र की कमज़ोरी के लिए कहवा है। उनके लिए जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, या जिनकी आँखों में बहुत दर्द रहता है और अभी जो है ना दर्द बढ़ता, आंखों पे चश्म आ जाएगा, उसके लिए भी ये बेहतरीन कहवा है। यह कहवा बना के दिन में 2 बार पीजिए, इंशाल्लाह जो नज़दीक की नज़र तेज़ी से कम हो रही है वो रुक जाएगी, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो बेहतर हो जाएगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, एक सवाल सिद्रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुलमुंडी, बड़ी हड़, उनाब, इनमें कौन से विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं? देखिए सर, ये जो हर्ब्स का नाम ले रहे हैं इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हैं। सबसे पहले मुझे वो आपको एक बात याद आ रही है, आप कहते थे कि गर्म का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली हम अगर न्यूट्रिशन में बात करें तो गर्म सर्द कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली हिकमत के अंदर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, और अगर आप चीज़ को मॉडरेशन में लेते हैं तो गर्म नहीं है। लाइक अगर जैसे हम चॉकलेट की बात करें तो उसको गर्म समझा जाता है क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा कैलोरीज देती है वो एक तरह की गर्म होती है। जैसे आम है, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज, ज़्यादा कैलोरीज देता है तो वो गर्म है। तो इसके अंदर दूसरा ये बात है कि हमने मॉडरेशन में चलना है। 2-3 अगर आप वॉलनट्स खाते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो जो हम भर भर के फिर वो खाते रहते हैं, पीनट्स अगर हम खाना शुरू होते हैं तो फिर वो शुरू ही हो जाता है, ज़्यादा खा रहे हैं तो वो जो है वो फिर ऑब्वियसली आपके लिए अच्छी चीज़ भी, अगर आप मॉडरेशन में नहीं लेंगे तो वो आपकी हार्म करेगी। दूसरा मेरे जहन में बात आ रही थी कि अगर बच्चे की, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे सही तरह से लर्निंग एबिलिटीज़ उनकी अफेक्ट हुई भी होती हैं, या वो
पढ़ाई में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या दिमागी तौर पे याद करने का जब काम आता है तो वो याद नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन स्पैन कम होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चे जो है वो कंसंट्रेशन उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो आयरन डेफिशिएंसी हम कैसे पता चल सकता है कि बच्चों के अंदर अगर वो मट्टी खाते हैं, जैसे अक्सर बचपन में होता है कि मट्टी या इधर उधर की पेपर खा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें ये शो करती हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है। सो उसके लिए तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए टेस्ट कराया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि आप अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें लें जो कि आयरन रिच हैं, जिसके अंदर गोश्त वगैरह आ जाता है, और गोश्त के बाद जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं ये भी आयरन का सोर्स होती हैं। सो आपने अगर लाइक स्पेशली अगर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स भी पकानी है तो उसके अंदर थोड़ा सा गोश्त ऐड करें, या उसके बाद आप विटामिन सी वाली चीज़ लें ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है बेहतर हो सके। और अखरोट की जहाँ तक बात है तो वो रिच ऑफ ओमेगा 3 है। रिच ऑफ ओमेगा 3 है, हाँ जी, एग्जैक्टली। इसके अलावा बाकी फ्लैक्स सीड्स जैसे हैं या वॉलनट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा ओमेगा 3 में रिच होती हैं। सो ओमेगा 3 जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियों से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो हम गर्दो गुबार मिट्टी से जितना एक्सपोजर है या हमारा जो पोल्यूशन है उसकी वजह से आपकी बॉडी जो इफेक्ट हो रही होती है, तो फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है ओमेगा 3। और ब्रेन की तो बता रही थी तुम ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहे हैं ना। सेम थिंग, ये सेम। दुआ भी जो है ना असल में सीरियसली हाफ हर्बलिस्ट है, हाफ न्यूट्रिशनिस्ट है, और बहुत इस तरह के मशहूर बातें जो है ना। सही। एक और कॉलर है, मुनव्वर है हमारे साथ फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुनव्वर हुसैन फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बोलिए। मेरी नज़दीक की जो नज़र है ना जी, वो 2.5 नंबर है और दूर की 1 नंबर भी। अच्छा जी, इसके लिए कोई ठीक है। आप मुनव्वर साहब देखते रहिए प्रोग्राम, हम बिल्किस आपा से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फौजिया है हमारे साथ कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहूँगी बिल्किस आपा से कि मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे अभी इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि आप बहुत अच्छे एडवाइसेस दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि विटामिन B12 जो विटामिन बीज होते हैं, ये जो जिस्म में कम हो जाते हैं इंसान में, ये किस चीज़ की कमी से होते हैं और इसकी कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है? ऑलराइट, B12 का ना, B12 विटामिन B12। ठीक है फौजिया, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, हम बिल्किस आपा से भी पूछेंगे और सिद्रा से भी पूछेंगे। और उससे पहले एक और कॉलर ले लेते हैं, अलीज़े हैं हमारे साथ। जी हाँ, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम जी, मैंने एक्ने के बारे में पूछना है और मैंने बालों के लिए कुछ। क्या? एक्ने और बालों का क्या पूछना है आपने? मेरे बाल जो है ना बहुत गिर रहे हैं और बालों में खुश्की है और मैंने बहुत सारे टोटके भी किए हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और एक्ने के लिए ये है कि एक्ने बहुत है और दाने निकल रहे हैं और उसके बाद मैंने मिट्टी और दूध भी लगाया है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैंने आपका प्लीज से ना बात करनी है। मैं सवाल कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकती हैं। मैं सवाल जी कर सकती हैं। देखिए बेटा, मसला ये कि आपको आपकी पेट सही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है आपको? जी नहीं आपा। अच्छा, मैं नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। जो एक्नी निकल रही है वो आपकी सर की खुश्की की वजह से निकल रही है। सर की खुश्की को आप सिर्फ टोटकों से दूर नहीं कर सकती, इसके लिए आपको इंटरनल मेडिकेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर खुश्की इतनी है, अगर छोटी मोटी है तो उसको हम खुश्की कहते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ गई है तो ये फंगस है। जब फफूंद लग गई है तो क्या होगा, आपके पूरे ये साइड पे यहाँ पर मोटे मोटे दाने निकल आएंगे, पीठ पे दाने निकल आएंगे, आगे सीना बढ़ जाएगा। तो आप टोटके करेंगे वक्ती तौर पर तो वो दब जाएंगे, लेकिन अंदरूनी इलाज आपको लाजमी करना है। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक नुस्खा बता देती हूँ, वो रोजेशिया के लिए भी बहुत अच्छा है, वो एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने लेना है सना के पत्ते, मगर उसकी डंठल को तोड़ देना है। आपने लेना है मेहंदी और आपने लेना है नीम के पत्ते, तीनों पत्ते, लेकिन सिर्फ पत्ते, उसमें और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको पीस कर पाउडर बना लें। 2 ग्राम सुबह शाम आप जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। और यही सना के पत्ते, नीम के पत्ते और मेहंदी के पत्ते जो आपने खाने के लिए मैंने आपको कहा है, उसी को आपने दही में मिलाकर सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है। आधे घंटे बाद धो लेना है। ये एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है। जब ये खाएंगी आपके ब्लड को सही करेगा तो फिर आप सही होंगी। टोटके करने से नहीं होता, टोटके 50% हो गया, अंदर का क्या? इंटरनल मेडिकेशन लाजमी ज़रूरी होती है।
ठीक है, ठीक बिल्कुल है। जी, यकीनन अलीज़ा को और जवाब मिल गया। अगर बिल्कुल दुआ- बिल्किस साहब, दो कॉलर्स जिन्होंने और डिफरेंट सवाल किए हुए हैं नज़र के हवाले से, वो भी आपसे उसका जवाब लेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उन कॉलर्स के जवाब भी शामिल करेंगे, मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे और डिस्कशन का सिलसिला जारी। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बिल्किस आपा, जल्दी से कॉलर्स के सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले तो एक कॉल आई थी जो साहब कह रहे थे कि 2.5 उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है और 1 नंबर उनका नज़दीक का है, तो कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं, वो चांसेस हैं इनकी नज़र वापस आ जाए? जी बिल्कुल, उसके लिए जो मैंने पहले नुस्खा बताया था ना, खमीरा खशखाश, खमीरा बादाम, खमीरा गाउज़बा, सही गाँव ज़बान, ये तीनों सादा लेकर तीनों को मिक्स करके आप रख लें। इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम खाया करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ ही जो कहवा बनाना बताया उसका इस्तेमाल करें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये मेरे उस भाई के लिए भी है जिनको रात को जो है ना आँखों में दर्द होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे भी शिकायत करते हैं सर में दर्द होने की या सर में दर्द होने की, तो उनकी आँखों को ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे मेरी पहले बहन ने कहा था कि B12 किन किन चीज़ों में होता है, तो अल्लाह गफूर रहीम ने B12 सबसे अच्छा गाय के गोश्त में रखा है। गाय के गोश्त का जैसे कबाब बना के रोज़ाना खाना चाहिए, तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और B12 अंडे की जर्दी में है। उसके अलावा अगर मैं हर्बोलॉजी में चली जाती हूँ तो कुछ मिकदार आपको मिलेंगे, वो ब्लैक करंट, जरशक शीरी, ठीक, जो किशमिश की एक किस्म होती है, वो बहुत अच्छा जरिया है। और B12 की कमी की वजह से क्या होता है, आपके असाब शल हो जाते, स्पाइजम आ जाते, ये सब कंधे बेतहाशा दर्द करने लगते। तो ऐसी सूरत में अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप बड़े का गोश्त के मतलब कि 1 कप रोजाना खाना शुरू करें, उससे अच्छा B12 की कमी को दूर नहीं करता, मगर इसके साथ जी दूर होने में मदद होगी। इसके साथ आपने विटामिन C भी ज़रूर लेना है, खट्टी चीज़ें ज़रूर लेनी है, तो जो है इसके एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत अच्छी होगी। आयरन की, B6 की, B12 की, इसको जज्ब करने के लिए, जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए हमें जो है खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल साथ में करना चाहिए ताकि वो जज्ब भी हो जाए। ठीक ठीक। अच्छा सिद्रा, यही सवाल आपसे, B12 जैसे कि आपा भी बता रही हैं कि आप ये चीज़ें खाएं, आप उसकी कमी दूर करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। अब आपके ख्याल में और कौन सी डाइट है ऐसी जिससे B12 की कमी किया जा सकता है, अगर आपको उसको लग रहा है कि वो कम है वाइटामिन आपके अंदर? बेसिकली जितने भी वाइटामिन्स हैं उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल जो है वो ADEN के, जैसे हम विटामिन A की बात करें तो दैट्स अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, लेकिन जो विटामिन B है वो वाटर सॉल्युबल। सो अगर हम पानी सब्जियों को उबालते हैं या हम पानी उबालने के बाद वो पानी फेंक देते हैं, या इस तरह पानी के अंदर जो है वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स लीच आउट हो जाते हैं। सो अगर हम इसके लिए उसको बचाने के लिए कि अगर आपने सब्जियों को थोड़ा सा पानी में पकाया भी है तो वो पानी भी साथ में इस्तेमाल करें, उसको डिस्कार्ड ना करें। इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो हमारे जैसे उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल ओरिजिन की चीज़ें होती हैं, गोश्त आ गया जिसमें चिकन, मटन और बीफ, ये सारी चीज़ों में मौजूद होता है। जितनी भी चीज़ें एनिमल सोर्सेज से हमें मिलती हैं, दैट दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12, लेकिन जिन कॉलर्स ने ये सवाल किया उनको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरे आ रहा था, समटाइम कहा जाता है कि आप सुबह सुबह उठ के एक ग्रीन कपड़ा देखें तो आपकी नज़र जो है वो कम नहीं होती। यस, ये भी एक टोटका बड़ा सुनने में आया। बिल्किस साहब, इस टोटके में कितनी जान है? हरा कपड़े देखने में तो जान नहीं है, वैसे तो हरा आंखों को ठंडा ही रखता है, इसलिए कहते हैं कि हरियाली देखा करें। हाँ, शबनम गिरी हुई ग्रास पे चलना बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए। तो क्योंकि देखिए हमारी स्किन जो है एक बहुत बड़ा गिलाफ है, सही, ये गिलाफ सांस लेती है, तो ये कुछ चीज़ें आपके कसाफतें बाहर निकालती है, तो कुछ चीज़ें एब्जॉर्प्शन में भी काम आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हरी ग्रास पे चढ़ना और हरियाली देखने से आंखों को ठंडक मिलती है।
अच्छा आपा, एक मेरा टेक्निकल सवाल है आपसे कि जहाँ तक याददाश्त का और दिमाग का ताल्लुक है, तो जिस तरह कुछ चीज़ रख के भूल जाना या आपको कल की बातें ना याद रहना, या उसके अलावा आप भूलने की बहुत सी आदत और बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये गिले शिकवे हो गए, शिकवे शिकायतें हो गई, ये हमेशा इंसान को याद रहती हैं, ये क्या चक्कर है? उसमें यादें ज़्यादा काम करती है। इसका ताल्लुक दिल से होता है। नहीं, इसका ताल्लुक दिल से होता है। ये चीज़ें दिल में रहती हैं। अच्छा बिल्किस साहब, ये पानी से मुतालिक भी कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पियो, उससे भी आई साइट जो है वो अच्छी रहती है, दिमाग फ्रेश रहता है। इज़ इट ट्रू? देखिए, पानी का काम क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ करना। जितनी ऑक्सीजन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ होगी, इसकी आपका हर आज़ा अच्छा काम करेगा। तो ये इस हद तक तो सही बात है। पानी का इस्तेमाल सही करना चाहिए। देखिए, अगर पानी का इस्तेमाल हम कम करते हैं तो हमारे रंग में भी फ़र्क पड़ता है, ड्राइनेस भी आ जाती है, तो हमारे आज़ा आस्ते आस्ते जो है वो अलील होने लगते हैं। तो पानी का इस्तेमाल 1.5 लीटर तो लाजमी करना चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो फिर आप 2 लीटर तक करें। ऑल राइट। अच्छा आप थोड़ा और पानी बनाने का मैं जी बता दें आप, पानी बनाने का भी आप जो तरीका बता रही हैं। और दूसरा एक कॉलर थे जिनकी आंखों में और सर में दर्द होता है, उनके लिए आपने बताया कि खाने के लिए जो चीज़ें आपने मिक्स करके बताई। अब कुछ लोग सर के दर्द में मिग्रेन भी होती है, बहुत से लोगों को आंखों से पानी आना, आंखों में मिर्चें लगना, तो क्या ये सारे सेम सिम्टम्स हैं? इनके लिए यही एक टोटका है जो आपने बताया? नहीं, वो एलर्जी की वजह से भी होते हैं। एलर्जी, अगर एलर्जी है उसकी वजह से भी हो सकते हैं ना, कि आंखों से पानी का जारी हो जाना, दर्द होना, तो इसकी वजह से भी कोई एलर्जी हो तो एकदम छींकें शुरू हो जाती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमारी पैथी में, नेचुरोपैथी में हमेशा आंखों को जो है ENT के साथ रखते हैं कि क्यों छींके आने के बाद आंखों में भी तो पानी आता है ना, तो ये वाली वजह है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या है, छोटी मक्खी का शहद, अगर आपको पूरा पक्का यकीन है कि वो छोटी मक्खी का शहद है तो वो जो है आंखों में लगाया करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके। आप ये जो पानी आने वाली बात आपने बताई है, इसमें अब जिस तरह कुछ लोगों को सर का दर्द है या मिग्रेन है, तो उस सर की दर्द की शिद्दत की वजह से आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, तो क्या ये चीज नजर कमजोर करने का बायस बन सकती है? अगर वो पट्टों पे असर डालता है तो हो सकता है कि नज़र कमज़ोर हो जाए, लेकिन ऐसे के लिए, मिग्रेन के लिए मैं आपको एक इंस्टेंट टोटका बताती हूँ। जिनको मिग्रेन होता है उनको पता होता है मिग्रेन खुद कुछ नहीं है, वो बहुत सारी अलामात हैं जिसकी वजह से मिग्रेन होता है। किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए तो मिग्रेन हो जाता है, किसी को अगर कमर में दर्द हो, यानी अगेन आ गया कि आपको फोलेट की यानी बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी मिग्रेन हो सकता है। कुछ को मखसूस आयाम से पहले मिग्रेन होता है, कुछ को नींद पूरी नहीं होती है तो होता है, कुछ सूरज की शॉ में चले जाते हैं तो मिग्रेन होता है, कुछ भूखे रह जाते हैं तो मिग्रेन होता है, कुछ को अगर नींद पूरी ना हो तो मिग्रेन होता है। तो मिग्रेन स्टार्ट होता है तो जिसको, जो विक्टिम होता है उसको पता चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि हाँ अब ये दर्द आने वाला है, तो आपने क्या करना है, 2 काली मिर्च फौरन चबा लेना है। सही, 2 काली मिर्च, ठीक, सही है। फिर 1 मिनट बाद जो है ना 1 काली मिर्च का इजाफा कर दें। आप यकीन करें ये एक ऐसा टोटका है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और स्टीम ले लें, नीम और नमक की स्टीम ले लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी आपा। अच्छा ठीक है। आपने क्या करना है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि शक्लें किस तरह मिलती है। अगर आप सौंफ को भी देखेंगे ना तो इसकी भी शक्ल आपको आंख जैसी ही लगेगी। आपने नज़र तेज करने के लिए सुरमा बनाना है, सौंफ जला लें, सौंफ को जलाकर पीसकर बारीक ऐसे कपड़ छान करें जैसे उसमें कुछ आए नहीं। वो आपने एक तरफ रखा, दूसरा आपने लिया रुई।
रुई को देसी घी में, गाय के देसी घी में डिप किया और जैसे दिया बनाते थे ऐसे आपने इसको जलाया और इसके ऊपर एक कटोरा रख दिया। जो इसकी सारी कालक ऊपर कटोरे में जाती जाएगी उसको आप जमा कर लें। ये दोनों हम वज़न होना, दोनों को पीस के रख लें, बेहतरीन सा काजल बन जाएगा। उसको आंखों में लगाया करें। और आंखों में रोज़ाना रात की एक एक्सरसाइज मैं बता देती हूँ सब लोगों के लिए जो अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं। आपने करना क्या है, आपने ऐसा प्याला लेना है इस तरह का जो ऐसा डिप हो जाए पूरा, सही है। और इसमें आपने डालना है अर्क़े गुलाब। ओके, ठीक है, अर्क़े गुलाब आपने भरा। अभी मैं नहीं करूंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे करके पूरा इस पर बस शो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आपा करके दिखा दें, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए, मैं इसमें आंखें खोल भी रही हूँ, बंद भी कर रही हूँ। ठीक है, ओके। और उसके अलावा ब्लिंकिंग एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा होती है ब्लिंकिंग एक्सरसाइज जो लाजमी करना है। ये वाला आपने करना है, इसमें डिप करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पाम लेके ना आंखों को बंद करके, बंद आंखों में आपने आंखों को इस तरह करना है, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, जितना कीचड़ जो भी होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। जब आ जाएगा तो दोबारा इसमें डिप करना है। 3 से 4 दफा ठंडे अर्क़े गुलाब में अपनी आंखें डिप करके और साफ करके सो जाएं। आपकी आंखों की बीमारी अल्लाह के हुक्म से नहीं होगी इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा सिद्धा, जैसे बिल्किस आफा तो बहुत से टोटके और वो चीज़ों को इसमें ऐड करती रहती हैं। आप ये लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, और क्या आपको लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है बहुत सी बीमारियों को, ख़ास तौर पर जब यादाश्त और नज़र की कमज़ोरी की हम बात कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। जैसे आजकल हम छोटे बच्चों को भी लैपटॉप्स और ये मोबाइल फ़ोन्स पकड़ाए हुए हैं, जिसके वजह से छोटे बच्चों में भी वो ग्लासेस लग रहे होते हैं, इस तरह हो रहा होता है। सो बेसिकली ये कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। अगर स्पेशली रात को हम ये करते हैं कि सोने से पहले मोबाइल लाइट्स ऑफ है और मोबाइल यूज़ करें, तो आपकी आंखों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी आंखें अफेक्ट हो रही हैं। लाइट्स ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम करना चाहिए, लेकिन लाइट्स ऑफ में आपकी आंखों पे जोर पड़ता है, तो उसकी या तो ब्राइटनेस कम करें या फिर रोशनी के अंदर यूज़ करें। दूसरा ये है कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी आंखें जो है वो, उनको भी तो सुकून चाहिए थोड़ी देर के लिए। डाइट की हम बात जो कर रहे थे, विटामिन ए मैंने बताया कि आपको विटामिन ए और इसके अलावा लिवर से मिलता है, जो हम कलेजी इस्तेमाल करते हैं। चिकन की तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मटन या बीफ का हम जो कलेजी है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए लेकिन खास तौर पर प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा विटामिन ए या लिवर के इस्तेमाल से मना किया जाता है, क्योंकि विटामिन ए की ज़्यादती जो है वो टॉक्सिक हो सकती है। सो हम अक्सर ये भी कर रहे होते हैं कि बगैर किसी डॉक्टर को, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किए वैसे मल्टी वाइटामिन्स खा रहे होते हैं, या स्किन अच्छी बनाने के लिए जी एक बंदे ने खाया तो दूसरा बंदा भी मल्टी वाइटामिन्स ले रहा होता है। सो विटामिन ए जो है वो एहतियात से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़ाती टॉक्सिक भी हो सकती है। इसके अलावा स्किन के लिए या हमारी आंखों के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें मौजूद होता है। जैसा कि आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसके अंदर विटामिन सी है, या ऑरेंजेस जो होते हैं वो विटामिन सी रिच होते हैं। और विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं, क्या वो भी सब ले सकते हैं या वो भी फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं? कोई सी भी जो विटामिन्स हैं या कोई भी मल्टी विटामिन है वो हमें अपने तौर पर नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये है कि ख़ास तौर पे वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिनको हम जिसके अंदर आ जाते हैं ए, डी, ई एंड के। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये होते हैं कि आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जैसे बी कॉम्प्लेक्स हैं तो वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो वो इतने नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सो आपको वो एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, किसी डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट के बगैर। विटामिन ई के बारे में कहा जाता है कि वो आपकी आंखों के लिए बड़ा मुफीद होता है। हाँ, विटामिन ई क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, मतलब आपको बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई इस तरह से। वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए या कोई भी ले सकता है? ऑब्वियसली जो मैंने भी बताया कि सारे न्यूट्रिएंट्स खास तौर पे ए, डी, ई एंड के विटामिन जिन जिन चीज़ों के अंदर मौजूद हैं वो आपको खास तौर पे एहतियात से लेना चाहिए। या अगर ले रहे हैं तो फिर थोड़ी ब्रेक के बाद इस्तेमाल करें, कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ऑलराइट, कॉलर है हमारे साथ एक मुख्तार शाह, उनसे बात करते हैं। जी मुख्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये आप बिल्किस आपा से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। मैं चूँकि पहले जब छोटा था तो मैं एक जिम्मेदार था। ओके। मैं अपने अबू अम्मी के साथ उधर खेतों में काम करता था। अब चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो ये मेरे हाथों की उंगलियों पे ये ब्लैक पड़े होते हैं। सर्दियों में ये से खून आना शुरू हो जाता है और उसके
ऊपर में कोई वल्सलीन वगैरह ये यूज करता हूँ, और गर्मियों में ये ब्लैक हो जाते हैं ये जो गांठे हैं। ओके, आपा कुछ पूछना चाहेंगी आप? अच्छा सही। नहीं, मैं बता देती हूँ सीधा जी। आपने ऐसा करना है कि सना के पत्ते लेकर उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद छान कर इसमें 2 कतरे प्योर सिरका डालना है। भले आपने बहुत सारा वो किया, लेकिन 2 कतरे से ज़्यादा नहीं, और 1 चम्मच शहद डाल के उसमें अपने हाथ डिप करके रखने 5 मिनट के लिए। ये जो आप इनको कह रहे हैं ये भी सब डिप करके रखें, तो जिनको नेल फंगस है उसमें भी सही हो जाएगा, या इनकी ड्राइनेस हो रही है उसमें भी। इसके बाद इसको निकालेंगे तो आप हाथ धोएंगे नहीं, हाथ पोंछने के बाद वेजलीन लगा लेंगे, पेट्रोलियम जेल, तो इससे इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सही हो जाएगा। ऑल राइट जी, ऑल राइट। ये भी एक मुफलाब मिल गया इनको। अच्छा सीधा जो ओमेगा 3 हैं जिसमें अखरोट में बताया सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनके अलावा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कौन से हैं? ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा जो फ़िश होती है, ऑयली फ़िश, मछली के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें नट्स में मिलते हैं, जिनमें वॉलनट्स का जिक्र ऑलरेडी हो गया। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो हैं, अलसी के बीज, उसके अंदर होते हैं। कनोला ऑयल के अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैट्स जो है वो मौजूद होता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सिद्रा इम्तियाज़ साहिबा, बिल्किस आपा आपका। और आज हमने बात की है जनाब के नज़र किस तरह तेज़ करनी है, दिमाग किस तरह तेज़ करना है, और वी होप कि बहुत कुछ हमने इकट्ठा कर लिया है, कलेक्शन बड़ी ज़्यादा हो रखी है। और ये जो खांसी है इसका क्या इलाज है? मैं चाहती आपस से पूछ टाइम हो तो आपस से पूछ लिया जाए। हाँ, आप ऐसा करें, अगर लाहौरी नमक मिलता है तो छोटा सा टुकड़ा लाहौरी नमक का अभी थोड़ा सा मुंह में रख लें, खांसी सही हो जाएगी। और इसको हल्का सा यहाँ पे इस तरह करें, ये वाली चीज़ जो है ना, हल्का दबाना नहीं है, हल्का सा करना है। और नमक जो है, लाहौरी नमक, हिमालयन सॉल्ट, वो इतना छोटा सा टुकड़ा माश की दाल के बराबर मुंह में रख लें। आप देखिए आपकी खांसी अभी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑल राइट, थैंक यू आपा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। और थैंक यू सिद्धा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सी यू, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।